नमस्कार दोस्तों, मैं मिल्टन कुमार अपने YouTube चैनल मिल्टन स्टोरी पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे बात करी थी कि उसमें मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें और हम उनके सिलेबस को कैसे सब टॉपिक्स में बांट लें कि हमें वो लंबे समय तक याद रख सकें। क्योंकि जब जानते हैं कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो एक बार जब पढ़ते हैं तो उसको याद, एक बार तो उस टाइम तक तो याद रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर भूल जाते हैं। फिर आप पढ़ते हैं, फिर वो चीज़ें भूल जाते हैं, आपको वो चीज़ें लंबे समय तक याद नहीं रहती है। तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि वो चीज़ें आपको बहुत लंबे समय तक याद रख सकें। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ये मानते हैं कि जैसे हिस्ट्री पढ़ने से कि हिस्ट्री पढ़ने का मतलब है उन्हें रट्टा मारना। नहीं, रट्टा मारना कोई चीज़ नहीं होती है। रट्टा मारने से आपको कुछ देर याद रह सकती है, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, फिर आप वो चीज़ें भूल जाएंगे। क्या पता वो एग्ज़ाम के टाइम में आपको काम आए या ना आए। तो आपको किसी भी चीज़ को रट्टा मारने से ज़्यादा बेहतर है कि आप उस चीज़ों को समझ लें। समझना सबसे ज़्यादा बेहतर है। अगर आप किसी चीज़ को समझ लेते हैं तो आपको वो चीज़ें बहुत आसानी से और बहुत दिनों तक याद रहती है। फिर कभी भी अगर आप कभी रिवीजन के लिए भी जाते हैं तो आपको बहुत कम समय में वो चीज़ें याद हो जाती हैं। और साथ ही साथ आपने कई बार ये देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं या ऐसे यूट्यूबर हैं या ऐसे वीडियो हैं या ऐसे चैनल्स हैं जो आपको किसी भी चीज़ को याद करने का तरीके बताते हैं। आपको ऐसे याद करो, ये शॉर्ट ट्रिक्स है, ये शॉर्ट ट्रिक्स है। शॉर्ट ट्रिक से आपको बस वो कुछ समय के लिए याद रह सकता है, लेकिन वो हमेशा के लिए याद आपको या ज़्यादातर समय के लिए याद नहीं रह सकता। कभी अगर आप भी कभी किसी चीज़ को बताने को, कभी आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जाएं, कभी किसी इंटरव्यू में अगर मान के चलिए आपको कुछ एक्सप्लेन करना हो तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने जो चीज़ याद कर रखा है वो आपने एक शॉर्ट ट्रिक से याद रखा है। तो इसका आपको जो नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज है जो आपको होना चाहिए, वो आपके पास नहीं है। तो इसीलिए जो मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दूंगा, जो भी जानकारी दूंगा इस चैनल के माध्यम से, वो बेसिकली रूप से आपको ये बताऊंगा कि चीज़ों को कैसे याद करें, समझ लें, ताकि वो आपको बेहतर ढंग से याद रहे। तो जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए आपको समझना सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इतिहास से। इतिहास, जब आप इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो हम भी बचपन से ये कैटेगराइज करते आए हैं, देखे हैं कि इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो हमारा भाग होता है वो प्राचीन भारत का इतिहास होता है, दूसरे भाग को हम मध्यकालीन भारत का इतिहास कहते हैं, और तीसरे भाग को हम क्या कहते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। कई बार हमें ये नहीं पता होता कि सर कौन सा सब्जेक्ट ऐसा पढ़ें कि जिससे हमें जो सबसे ज़्यादा जो है मार्क्स आए। हम बहुत सारे चूँकि हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं और हमें यही नहीं पता कि हमारा कंपटीशन कौन है। आप बस तैयारी करते जाते हैं और आपको ये नहीं पता है कि कंपटीशन में आपको कहाँ से सबसे ज़्यादा वेटेज वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इतिहास का जो मुख्य बातें हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास से। आधुनिक भारत के इतिहास से अगर मान के चलिए आपको 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 60%, ऑलमोस्ट 60% जो वेटेज होता है, 60% जो अंक होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं वो आधुनिक भारत का इतिहास का होता है। उसके बाद यहाँ से आते हैं आपको 15 to 20%, और सेम चीज़ आपको यहाँ 15 to 20% आपको जो है वो प्राचीन भारत के इतिहास से आते हैं। तो जो आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो आपको आधुनिक भारत के इतिहास पे देना है। अब हम क्या करते हैं कि अब जैसा कि मैंने आपको बता रहा था, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि उसे कैटेगराइज करना पड़ेगा, कि उसे अलग अलग कैटेगरी में डालना पड़ेगा। और फिर उस एक कैटेगरी में से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 है कि 10 हैं कि 15 हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। अगर आप किसी भी, जैसे मान के चलिए मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाऊंगा, तो जब मैं आपको पढ़ा दूंगा तो मैं आपको वहां बता दूंगा कि ये हार्डली 20 से 25 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा कभी कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। चाहे किसी भी कोई भी आप सबऑर्डिनेट लेवल या पीसीएस लेवल या पीएससी लेवल के बारे में आप चले जाइए तैयारी करने, कोई भी लेवल पे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता से केवल वही 20 से 25 क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा कहीं क्वेश्चन नहीं है। सेम चीज़ वैदिक सभ्यता तो उससे भी कम है। यहाँ तो मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चन जो आते हैं वही इससे रिलेटेड होते हैं। उसके बाद उससे भी थोड़ा क्वेश्चन वैसे ही हमारा महाजनपद में आता है, वैसे ही हमारा धार्मिक आंदोलन के दौर में आता है, फिर वैसे ही आक्रमणकारियों का दौर और गुप्त वंश से हमारा पूछा जाता है। यानी कि अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं एक तरीके से, अगर मैं आपको क्वेश्चन के लेवल पे बताऊं, तो जो प्राचीन भारत के इतिहास से मुझे यहाँ पे हार्डली 200 क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, बस हार्डली।
मैं आपको अगर यहाँ से 10-10, 20-20 या 30-30 क्वेश्चन भी ले लूँ तो हार्डली आप 200 क्वेश्चन पढ़िएगा और ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। आपको बहुत कुछ याद करने या रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको वो चीज़ें समझ लेंगे तो आपको वही 200 क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है हार्ड है कि आपको नहीं यार सर मैं पढ़ रहा हूँ, सर मेरे को याद नहीं हो रहा, सर पढ़ रहा हूँ मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। ये रीजन है क्योंकि आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के नहीं दे पा रहे कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है जो आएगा, आपको ये नहीं पता चल रहा। सेम चीज जब आप मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो मध्यकालीन इतिहास में भी यही चीज होता है कि हमारा कुछ प्रमुख क्षत्रिय राजवंश के बारे में पूछे जाते हैं कि हमारा राजवंश में कौन था या सामंतवाद का दौर कौन था। इसमें से तो और भी बहुत क्वेश्चन, हार्डली 1 to 2 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है आपको किसी भी एग्जाम में। उसके बाद दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत, यहीं से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। अब बताइए 2 टॉपिक है यहाँ पे, आपको सोचिए कि यहाँ पे आपका 5 सल्तनत है और यहाँ पे आपके 6 जो हैं वो बादशाह हैं, 6 बादशाह आते हैं हमारे। और इस 5 सल्तनत ने क्या क्या काम किया, और इस 5 सल्तनत में भी ऐसे मुश्किल से 5 ऐसे रूलर हैं, 5 जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है। उनसे इंपॉर्टेंट उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए, उस दौर में उन्होंने क्या नया काम किया, किसके साथ क्या लगाए, कहाँ पे लगाए, वो बस हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। अब सोचिए कि 5 हमारे पास रूलर है, मतलब 5 डायनेस्टी है, 5 हमारे सल्तनत है, उसमें से 1 या 2 रूलर ऐसा होता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। और फिर उसमें से भी अगर उनका फिर क्या काम किया गया, उन्होंने कब काम किया, फिर इससे सोचिए कि अगर मैं भी फिर से कहता हूं इससे 20 to 30 क्वेश्चंस जीए जो होंगे यहां से सिर्फ और सिर्फ हमारे रूलर के बारे में पूछा जाएगा। सेम चीज यहीं पे 20 to 30 क्वेश्चन जो होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। तो बोलेंगे सर क्या इससे इतने क्वेश्चन आते हैं मुगल से? नहीं, थोड़ा इससे ज्यादा आता है। बाकी का क्वेश्चन कहां से आता है, वो हमारे इन्होंने क्या किया है कि जो ये ना सिर्फ राजनीतिक से पूछ लेते हैं यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे क्या करते हैं सामाजिक और धार्मिक चीजों से भी पूछते हैं। तो जब हम यहाँ पे धार्मिक चीजों को देखते हैं फिर यहां से कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो ओवरऑल आपको सोचिए कि 100 to 150 क्वेश्चन जो होते हैं वो यहां पे हैं, बस इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़े। मैं तो 150 तो बहुत मैक्स टू मैक्स कह रहा हूं कि आपको 150 क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अब आता है ये देखिए, आपको मान के चलिए यहां से 200 क्वेश्चन पढ़ लिए, बहुत हुआ। मैंने आपको कह रहा हूं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको हार्डली 200 क्वेश्चन यहां से हो गया और 100-150 क्वेश्चन यहां से हो गया। 300-350 क्वेश्चन में आपका एंशिएंट खत्म हो गया और आपका मिडिवल खत्म हो गया। ठीक है, अब हम देख सेम चीज हम आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वहां पे क्या देखते हैं कि क्षेत्रीय शक्तियों का हम सबसे पहले उत्तरकालीन मुगल के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? उत्तरकालीन, कि जब औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई है तो उसके बाद का हमारा जो भारत का राजनीतिक इतिहास है उसके अंदर एक जो खालीपन आ गया, उस खालीपन को भरने के लिए कैसे हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है और वो अपने क्षेत्रीय प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए वो एक दूसरे से के साथ लड़ाई करते हैं। कैसे हम देखते हैं यहाँ पे बंगाल निकल के आता है, अवध निकल के आ रहा है, हैदराबाद निकल के आ रहा है। उसी टाइम देखते हैं कि मराठा साम्राज्य का उदय हो रहा है, फिर जाट शक्तियों का भी उदय हो रहा है। और इसके साथ ही साथ ये तो हमारे हो गए आंतरिक मामलों में। उसके बाद इसी टाइम देखते हैं कि कैसे हमारा व्यापारिक संबंध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर हमारी पुर्तगाली कंपनियां आती है, डच आती है, बाद में फ्रांसीसी आती हैं, कि ये लोग कंपनी फिर कैसे आके इनके साथ लड़ाई करी और इनको अपने नीतियों के साथ कैसे उनको पराजित किया है। तो सोचिए कि यहाँ पे आपका 5 मेन स्टेट है, 5 मुख्य राज्य हैं और उनको कैसे इन लोगों ने हराया है, उनकी क्या अपनी क्या क्या नीति आई है। और इस दौरान कितने जो है आपके 6 या 7 ऐसे लॉर्ड हैं जिन्होंने इनको हराने का काम किया और उन्होंने क्या किया, अलग अलग इन क्षेत्रीय राज्यों के साथ लड़ाई लड़ी और उनकी डेट के बारे में पूछा जाता, कैसे कब लड़ाई हुई और उनके साथ कौन सी संधि की गई और कैसे वो खत्म हो गए। बस यहाँ पे यही चीज, सेम चीज ये बेसिकली रूप से, चूंकि हमारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो यहाँ से ज्यादातर पूछ दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं कि जो एग्जैक्टली डेट क्या है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है अरे ये कब था, वो मिक्स हो गया, ये ऐसा था, वो ऐसा था, टीपू सुल्तान वहां का था, अरे सिराजुद्दौला वहां का था, भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको एक चीज अलग बांट दूंगा, फिर मैं आपको जब उसको एक्सप्लेन करूंगा तो लगेगा ये इतना छोटा सा टॉपिक है। आपको बस वही चीज मैं कह रहा था ना कि सिर्फ आपको समझना बेहतर लग जाएगा जब आप उस चीजों को आराम से जब एक एक करके आप उसको देखिएगा। तो इन सब के बाद आता है जब हमारा सबसे लास्ट टॉपिक आता है वो हमारा है ब्रिटिश साम्राज्यवाद एवं स्वतंत्रता आंदोलन। ब्रिटिश साम्राज्यवाद, हम जानते हैं कि साम्राज्यवाद का जो शुरुआत होती है वो 1857 की क्रांति से पढ़ते हैं। बचपन से जब हम हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम यही पढ़ते हैं कि 1817 की क्रांति हुई, क्रांति के दौरान क्या क्या कारण हुए, क्रांति के क्या परिणाम हुए। तो क्रांति के सबसे बड़े परिणाम में क्या हो गया था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जो डायरेक्ट कंट्रोल था वो यहीं से स्टार्ट हो गया। तो 1817 ईस्वी की क्रांति से क्या क्या चेंजेज आए। अब देखिए कि यहाँ से क्वेश्चन सोचिए कि आपको 30 क्वेश्चन से ज्यादा, 30 to 40 क्वेश्चन से आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाता, 30 to 40 क्वेश्चन मैक्स।
आपसे पूछा जाएगा कि बताइए लखनऊ में क्या हुआ था, कानपुर में क्या हुआ था, उस टाइम जनरल कौन था, उस टाइम के जो किन किन रूलर ने अटैक, किन किन रूलर ने विद्रोह किया था, किन किन रूलर ने उनका सपोर्ट किया था, तो कैसे ये चीज़ें को डील किया था, वो 1857 की क्रांति के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि अच्छा इनके कारणों का एक्सप्लेनेशन कीजिए। वो आपसे तब पूछा जाएगा जब आप किसी मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, जब आप किसी प्री की तैयारी करते हैं तो वहां पे आपसे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस पूछा जाता है। तो आपसे 30, 40 या मैक्स टू मैक्स 50 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा आपसे यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ से, अब 1857 के बाद से जब देखते हैं कांग्रेस का गठन होने के बाद 1885 होने से लेके 1905 तक इनका कांग्रेस का पहला चरण चलता है। इस टाइम जो होते हैं नरम दल के नेता उभर के आते हैं कि अब पूछा जाएगा नरम दल के नेता की क्या डिमांड थी, उस टाइम का लॉर्ड क्या था, किसके टाइम में बने, ए ह्यूम कौन थे, दादा भाई नौरोजी कौन थे। ये कांग्रेस के प्रथम चरण यानी कि नरम दल के बारे में पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन हार्डली, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उतना कांग्रेस के दौर में, स्टार्टिंग के दौर में कांग्रेस उतनी ज़्यादा राजनीतिक नेतृत्व देने में सफल नहीं थी, या उस टाइम उनकी डिमांड वैसी नहीं थी, तो इसीलिए कांग्रेस का यहाँ पे ज़्यादा हमें कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। फिर हम जब कांग्रेस के द्वितीय चरण में चलते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1905 से लेकर 1970 तक, गांधी जी के आने से पहले तक देखते हैं यहाँ पे गरम दल का दौर चलता है। गरम दौर में हमारे बेसिकली लाल बाल पाल तीन जो बेसिकली हमारे प्रमुख गरम दल के नेता हैं वो आते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसी दौरान हम अरविंदो घोष निकल के आते हैं। फिर बंगाल में बहुत सारी ऐसी समिति निकल के धीरे धीरे आती है जो इस सेकेंड दौर को लीड करना चाहती है। और उस दौरान क्या होता है कि कांग्रेस जो है वो अपनी पूर्ववर्ती जो कांग्रेस का जो प्रथम वाले जो लोग थे उनके नीतियों को छोड़ के वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं द्वितीय चरण में, और उस चीज़ को छोड़ के अब जो होते हैं वो स्वतंत्रता की मांग पहली बार जो है यहाँ पे किया जाता है। ये हमारा सेकेंड स्टेज में। यहाँ पे भी आपसे मैं आपको बताऊं मैक्स टू मैक्स 40 to 50 क्वेश्चन, 40 to 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। और फिर जो हमारा सबसे लास्ट टॉपिक आता है वो है गांधीवादी युग। गांधीवादी युग ही एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपकी हमारी हिस्ट्री 1917 से लेकर 1947 तक जो होता है ये हमारी पूरी होती है। गांधी जी ने आए तो गांधी जी ने क्या क्या काम किया कि गांधी जी ने सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया, फिर हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया। तो इस तरह से उन्होंने क्या क्या मूवमेंट चलाए, कब चलाए, फिर गांधी जी ने गांधी जी के को सपोर्ट करने के लिए कब आए, कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशन कब हुआ, किस अधिवेशन में क्या काम किया गया, इस अधिवेशन के दौरान कौन अध्यक्ष बने थे, इस दौरान कौन अध्यक्ष बने थे, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली मुस्लिम महिला अध्यक्ष कौन थे। तो ये सब जो चीज़ें आएंगे ये यहीं पे। और फिर हम गांधी जी की पॉलिसी, गांधी जी की नीतियों के बारे में पढ़ते हैं कि जो पहले खिलाफत आंदोलन में उन्होंने क्या किया। फिर हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने क्या किया, फिर पूना पैक्ट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो। और फिर हमारा सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि आज़ादी के दौरान का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान में देखते हैं कि उस दौरान क्या क्या चेंजेज आए हैं, कि अगस्त प्रस्ताव क्या था, फिर शिमला समझौता क्या था, बेबल योजना क्या था, क्रिप्स मिशन क्या था, कैबिनेट मिशन क्या था, और फिर हमारा माउंटबेटन मिशन। और यहीं पे आके हमारा हिस्ट्री का जो पूरा का पूरा टॉपिक है आधुनिक भारत है 1947 पे आके हमारा खत्म हो जाता है। तो यहां से भी मैं आपको वही कहता हूं कि अगर यहां भी मान के चलो तो 50 to 60 क्वेश्चन आपको टोटल आएगा। तो ये हो गया, मान के चलिए यहां से भी मैं आपको 150 to 200 क्वेश्चन लिख देता हूं। बहुत हुआ तो बहुत हुआ। तो देखिए अगर आपको यहां से 200 क्वेश्चन, अगर यहाँ पे मान के चलिए, मैंने आपको हालांकि ये ज्यादा कह दिया 200 क्वेश्चन, मान के चलिए 200 क्वेश्चन यहाँ से, 100-150 क्वेश्चन यहाँ से और 200 क्वेश्चन यहाँ से, तो 500-600 क्वेश्चन में आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री याद हो जाती है। लेकिन अगर कई बार इसी चीज को बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो मिस्टेक्स क्या करते हैं कि उनको लगता है कि ये बस जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बार बार याद करोगे, बार बार रिपीट करो तो याद हो जाएंगे। लेकिन कब तक, थोड़ी देर के बाद हम आदमी हैं, भूलना हमारा एक जो है वो हमारा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो हम भूल ही जाते हैं। तो इसीलिए जब मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो आपको एक एक चीज जब सब टॉपिक तोड़ के पढ़ाऊंगा तो आप काफी आसानी से वो 15-20 क्वेश्चन काफी आसानी से कर लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये चैनल, आपको जो ये इन्फॉर्मेशन होगा वो पसंद आया होगा, और आप इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।